कौन बनेगा करोड़पति का एक एपिसोड, बल्कि उसकी एक छोटी सी क्लिप आजकल काफी वायरल है। हाँ, मैंने भी देखी। वो 10 साल का बच्चा है ना। हाँ, वही हॉट सीट पर है और अमिताभ बच्चन शायद नियम समझाने ही वाले थे कि बच्चा बोल पड़ता है। मेरे को रूल्स पता है। हाँ, इसलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। बस ये बात हुई और सोशल मीडिया पर तो जैसे हंगामा हो गया। लोगों ने काफी कुछ कहा। बच्चे को बदतमीज कहा, घमंडी कहा और पेरेंटिंग पर भी सवाल उठ गए। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बच्चे का आत्मविश्वास था जो कैमरे पर थोड़ा ज्यादा लग गया, या ये वाकई आजकल के बच्चों का रवैया दिखा रहा है? क्या सच में हमारी नई पीढ़ी कम तहजीब वाली हो गई है? आज हमारे पास इसी पर कुछ स्रोत हैं, जिनमें ध्रुव राठी का एक वीडियो विश्लेषण भी शामिल है। तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जाके समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये केबीसी वाली घटना है ना, एक अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए, क्योंकि इसने एक बड़ी बहस को हवा दी है। सही बात है। सवाल यही है कि क्या ये सच में वो आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं वाली घिसी पिटी बात है जो हर पीढ़ी बोलती है, जो हम सबने सुनी है। हाँ, या फिर आज के जमाने में माहौल में कुछ नए फैक्टर्स हैं जो बच्चों के व्यवहार पर असर डाल रहे हैं। हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर दोनों पहलू देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये जुमला तो मैंने खुद अपने बड़ों से सुना है। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, क्या ये सिर्फ यादों का खेल है? काफी हद तक हाँ। देखिए, साइकोलॉजी में ना इसे किड्स दीज डेज इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, किड्स दीज डेज इफेक्ट। हाँ, ये एक तरह का आप कह सकते हैं कॉग्निटिव बायस है। हर पीढ़ी के जो बड़े हैं वो जब अपनी जवानी याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो ज्यादा अच्छे थे, ज्यादा सम्मान करते थे, मेहनती थे, समझदार थे। और जो नई पीढ़ी है उसमें ये सब कम है। ये एक तरह का मेमोरी इल्यूजन है। हम अपने अतीत को थोड़ा बेहतर बनाकर याद करते हैं। दिलचस्प है। और मजे की बात यह है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, कि ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा। हजारों साल से ही चल रहा है। आप सोचिए, 700 ईसा पूर्व ग्रीस के लेखक हों, अरस्तु हों, या 18वीं सदी में सैमुअल जॉनसन, सबने ये कहा। सबने अपनी युवा पीढ़ी के बारे में कमोबेशी ही लिखा है कि भाई अनुशासन कम हो रहा है, बड़ों का आदर घट रहा है। तो ये पैटर्न तो बहुत पुराना है। तो फिर क्या हम ये मान लें कि जो केबीसी वाले बच्चे पर चिंता हो रही है या ऐसे दूसरे मामलों पर, वो बस इसी किड्स दीज डेज इफेक्ट का नतीजा है? क्या इसे इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुछ वीडियोस तो सच में परेशान करते हैं। जैसे वो एक वीडियो था जिसमें बच्चा सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है। हाँ, देखा था। और जब कोई महिला टोकती है तो वो मना कर देता है उठाने से। और हद तो तब होती है जब उसका दोस्त आकर और कूड़ा फेंक देता है। ये तो सिर्फ इल्यूजन नहीं लगता? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। किड्स दीज डेज इफेक्ट को समझना जरूरी है ताकि हम हर छोटी बात पर घबराए नहीं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आज बच्चों के व्यवहार में असल में कोई समस्याएं हैं ही नहीं। सही। वो कूड़ा फेंकने वाले बच्चों का रवैया हो या केबीसी वाले बच्चे का आत्मविश्वास जिस तरह से सामने आया, सवाल तो उठते हैं। हमें इन घटनाओं को सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहकर खारिज नहीं करना चाहिए। स्रोत भी मानते हैं कि कुछ चिंताजनक ट्रेंड्स हैं। तो अगर ये सिर्फ पुरानी पीढ़ी की शिकायत नहीं है और वाकई कुछ मुद्दे हैं, तो स्रोत इनके पीछे कारण क्या बताते हैं? ये बदलाव क्यों आ रहे हैं आजकल के बच्चों में? स्रोत कई वजह बताते हैं और ये अक्सर जुड़ी हुई हैं। पहला तो है बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज। अच्छा, उम्र के हिसाब से? हाँ, विकासात्मक मनोविज्ञान कहता है कि करीब 10-12 साल के बच्चे ना अक्सर अपनी जानकारी और काबिलियत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा, उन्हें लगता है उन्हें सब पता है। हाँ, कुछ वैसा। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट का एक रूप भी कह सकते हैं कि कम जानकारी वाले को अपनी योग्यता ज्यादा लगती है। ये विकास का हिस्सा है, पर किसी दबाव वाली स्थिति में, जैसे कैमरे के सामने, ये अहंकार जैसा दिख सकता है। ये एक पहलू हुआ। दूसरा एक बड़ा दिलचस्प सामाजिक बदलाव है जिसे स्रोत 6 पॉकेट सिंड्रोम कह रहे हैं। 6 पॉकेट सिंड्रोम, ये क्या है? ये उन न्यूक्लियर परिवारों में ज्यादा दिखता है जहां एक ही बच्चा है और उसकी देखभाल और इच्छाएं पूरी करने के लिए 6 वयस्क तैयार हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। ओह, 6 लोगों की जेबें एक बच्चे के लिए। बिल्कुल, 6 लोगों का ध्यान, पैसा, सब कुछ एक बच्चे पर। इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि बच्चे को जरूरत से ज्यादा अटेंशन मिलती है। उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी होती है। हाँ। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वो हर चीज का हकदार है। इसे कहते हैं एंटाइटलमेंट की भावना। एंटाइटलमेंट, हक जताना एक तरह से। हाँ, कि मैं तो डिजर्व करता हूँ। और जब असल दुनिया में, स्कूल में या बाहर, उसकी हर मांग पूरी नहीं होती, तब दिक्कत होती है। तब उसे फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है और वो शायद रूखा व्यवहार करे।
और शायद इसी से जुड़ी है वो बात जो स्रोत कहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को जरूरत से ज्यादा स्पेशल बताते हैं बिल्कुल। कि तुम बेस्ट हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ये भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। हाँ, देखिए, बच्चे को प्यार देना, हौसला बढ़ाना जरूरी है, लेकिन जब ये ओवर वैल्यूएशन बन जाए, मतलब जरूरत से ज्यादा तारीफ, तो वो नुकसान कर सकता है। लगातार सिर्फ तारीफ सुनने से बच्चे में वो एंटाइटलमेंट और बढ़ सकता है। अच्छा। कुछ स्टडीज तो इसे आगे चलकर नार्सिसिज्म से भी जोड़ती हैं। ओह, नार्सिसिज्म मतलब वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? हाँ, खुद को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझना, दूसरों के लिए सहानुभूति कम होना, और एक छिपा हुआ संदेश ये भी जाता है कि अगर तुम स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, तो थोड़ा एटीट्यूड या रूडनेस वो चल जाता है। ये तो बड़ी बारीक बात है। तारीफ भी नुकसान कर सकती है। अच्छा, एक और चिंता जो स्रोत बताते हैं वो है आजकल पेरेंट्स का बच्चों को ना कहने से हिचकाना। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक सर्वे का जिक्र था जिसमें 93% भारतीय पेरेंट्स ने माना कि उन्हें बच्चों को डिसिप्लिन करने में मुश्किल होती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ना सुनना, निराशा को झेलना सीखना, ये जिंदगी के अहम सबक हैं। सही बात है। इससे धैर्य आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है। जब बच्चों को हर चीज, हर खिलौना, हर मांग तुरंत पूरी हो जाती है, तो वो ये सब सीखते ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ एक और फैक्टर जुड़ता है, जॉइंट फैमिलीज का कम होना। हाँ, पहले बड़े परिवार होते थे। हाँ, तो बच्चे कई लोगों के बीच पलते थे। कोई ना कोई टोक देता था, कोई ना कोई शिष्टाचार सिखा देता था। रिसर्च भी है इस पे कि जॉइंट फैमिली के बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स तुलना में कम होती हैं। इन पारिवारिक और सामाजिक बदलावों के अलावा पिछले कुछ सालों में एक और बड़ी चीज हुई है जिसने बच्चों पर बहुत असर डाला। कोविड महामारी। ओहो हाँ, कोविड का असर तो बहुत गहरा रहा है। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, लॉकडाउन, स्कूल बंद, दोस्तों से मिलना बंद और स्क्रीन टाइम का भयानक रूप से बढ़ना, हाँ, वो तो है। इन सब का मिला जुला असर बच्चों के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे पड़ा है। जब स्कूल दोबारा खुले ना, तो टीचर्स ने नोटिस किया। क्या नोटिस किया? कि बच्चों का ध्यान भटकता है जल्दी, वो ज्यादा बेचैन रहते हैं, ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और नियम मानने में आनाकानी करते हैं। अच्छा। वो जो सामाजिक मेलजोल से चीजें सीखते हैं ना बच्चे, वो मौका ही कम मिला। और एक आखिरी पर शायद सबसे बेसिक कारण, माँ बाप का खुद का व्यवहार। बच्चे तो नकल करते हैं। निश्चित रूप से। वो कूड़ा फेंकने वाला उदाहरण इसी तरफ इशारा करता है। हाँ। बहुत मुमकिन है कि उन बच्चों ने घर में बड़ों को ऐसा करते देखा हो। उनके लिए शायद सड़क पर कूड़ा फेंकना नॉर्मल बात थी। इसीलिए वो चौंक गए जब टोका गया। हाँ, उन्हें लगा ही नहीं कि कुछ गलत किया है। बच्चे अपने आसपास जो देखते हैं वही सीखते हैं। ये सारे कारण सुनकर तो वाकई लगता है कि मामला सिर्फ किड्स दीज डेज इफेक्ट नहीं है, बल्कि काफी गहरा है। लेकिन फिर समाधान क्या है? केबीसी वाले वीडियो पर जो पहला रिएक्शन आया था बहुत लोगों का, 2 थप्पड़ मारो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। ऐसी रील्स भी चलती हैं कि आजकल हाथ नहीं उठता बच्चों पर, इसीलिए बिगड़ रहे हैं। क्या मार पिटाई, मतलब शारीरिक दंड, वाकई समाधान है? ये शायद सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलतफहमी है हमारे समाज में। खतरनाक क्यों? क्योंकि शारीरिक दंड, जिसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं, ऊपर से देखने में लगता है कि काम कर रहा है। हाँ, बच्चे डर के मारे चुप हो जाता है। बिल्कुल, डर से चुप हो जाता है, शायद बात मान भी लेता है। लेकिन ये डर से पैदा हुआ कंप्लायंस है, मतलब हुक्म मानना। ये दिल से निकला सम्मान या समझ नहीं है। साइंस और साइकोलॉजी इस पे बिल्कुल साफ है। हजारों स्टडीज दिखाती हैं कि डर से बच्चा ये नहीं सीखता कि उसका व्यवहार क्यों गलत था। अच्छा। वो बस ये सीखता है कि पकड़ा गया तो मार पड़ेगी, या इस बड़े के सामने ये नहीं करना है। मतलब डर हटने पर? डर का कारण हटते ही वो व्यवहार वापस आ जाता है, बल्कि कई बार छुपकर करने की इच्छा और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे कभी लॉजिक से समझाया ही नहीं गया। तो डर सिर्फ दबाता है, सिखाता नहीं। और इसके लंबे समय में तो शायद और भी बुरे असर होते होंगे। बिल्कुल। शारीरिक दंड के जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव असर हैं वो कहीं ज्यादा सीरियस हैं। जैसे कि जिन बच्चों को रेगुलरली मारा पीटा जाता है, उनमें बड़े होकर ज्यादा गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर, इन सब की संभावना बढ़ जाती है। उनका आत्मविश्वास कम होता है, और सबसे बड़ी बात, वो सीखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है या अपनी बात मनवानी है तो जोर जबरदस्ती या हिंसा ही तरीका है। हम अनजाने में उन्हें यही सिखा रहे होते हैं। तो अगर मारना पीटना गलत है और दूसरी तरफ बच्चे की हर जिद पूरी करना या उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराना भी ठीक नहीं, तो फिर बीच का रास्ता क्या है? पेरेंटिंग का सही बैलेंस कैसे मिले? स्रोत जिस समाधान की तरफ इशारा करते हैं
उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ऑथोरिटेटिव? ये ऑथोरिटेरियन से अलग है। हाँ, बहुत अलग। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग होती है बहुत सख्त, रूल बेस्ड, जिसमें हुक्म चलता है और बच्चे की फीलिंग्स की परवाह कम होती है। डंडे वाली पेरेंटिंग कह सकते हैं। अच्छा, तो ऑथोरिटेटिव क्या है? ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं, स्नेह दिखाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी भावनाओं को वैल्यू देते हैं, लेकिन साथ ही बिल्कुल साफ नियम और सीमाएं भी बनाते हैं और सबसे जरूरी उन नियमों को लागू करने में कंसिस्टेंट रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज रूल है कल नहीं, और खुद भी उन रूल्स को फॉलो करते हैं। प्यार और अनुशासन का बैलेंस। बिल्कुल, वार्मथ भी है और बाउंड्रीज भी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, प्यार भी, नियम भी। पर असल जिंदगी में कैसे करें? मान लीजिए बच्चा मॉल में खिलौने के लिए जिद कर रहा है, जमीन पर लेट गया या होमवर्क नहीं कर रहा, तब क्या? स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला और सबसे पावरफुल है खुद रोल मॉडल बनना। मतलब जैसा हम चाहते हैं बच्चा करे वैसा हम खुद करें। एग्जैक्टली। बच्चे शब्दों से ज्यादा एक्शन से सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चा चीखे नहीं, तो पहले आप चीखना बंद करें। चाहते हैं सच बोलें, तो आप छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना बंद करें। ये तो बेसिक है, पर मुश्किल भी। हाँ। दूसरा, जब बच्चा गलत व्यवहार करे तो उसे सजा देने या डांटने के बजाय शांति से लॉजिक और कंसिक्वेंस समझाएं। लॉजिक बच्चे को? हाँ, तुमने छोटे भाई को धक्का दिया, उसे चोट लग सकती थी, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। डर नहीं दिखाना, बल्कि कारण बताना है कि ये गलत क्यों है। इसमें टाइम लगता है, धैर्य लगता है, बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है। और वो सीमाएं और नियम वाली बात, जैसे खिलौने की जिद वाला बच्चा। हाँ, क्लियर बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं। खिलौने वाले केस में आप पहले से नियम बना सकते हैं, जैसे महीने में एक ही खिलौना या इस बार बजट नहीं है। ठीक है। जब बच्चा जिद करे तो पहले उसकी भावना को समझे। मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है, लेकिन अपने नियम पर टिके रहें। उसे बताएं कि रोने या जिद करने से रूल नहीं बदलेगा। पर बच्चा तो रोएगा, चिल्लाएगा। हाँ, रोएगा। उसे शायद विकल्प दें, हम अगले महीने देख सकते हैं, या चलो घर चलकर तुम्हारे पुराने वाले से खेलते हैं। ये मुश्किल है, पर इसी से बच्चा फ्रस्ट्रेशन झेलना सीखता है, अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीखता है। ये वाकई मेहनत का काम है, धैर्य चाहिए इसमें, पर शायद लॉन्ग रन में ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, अब वापस आते हैं केबीसी वाले मामले पर। हाँ। क्या उस सिचुएशन में कुछ और भी पहलू थे जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसा स्रोत बताते हैं? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं सोचने वाली। एक है ऑडियंस इफेक्ट। ऑडियंस इफेक्ट? हाँ, जब बच्चे ने वो लाइन बोली तो ऑडियंस हंसी, तालियां बजीं। हाँ, ये हुआ था। अब एक बच्चे के लिए इतने बड़े मंच पर ये एक तरह का रिवॉर्ड हो सकता है। उसे लग सकता है कि अरे ये बोलने से तो लोग खुश होते हैं, ये कूल है, तो शायद वो वैसा और करना चाहे। ये भी हो सकता है। दूसरा, वो माहौल का प्रेशर। आप सोचिए, अमिताभ बच्चन सामने है, इतने सारे कैमरास, लाइट्स, कोई भी नर्वस हो सकता है या ओवर एक्साइटेड हो सकता है। बिल्कुल। खासकर एक बच्चा, तो हो सकता है उसका व्यवहार थोड़ा अलग हो गया हो उस वजह से। और तीसरा पहलू है एडिटिंग का। एडिटिंग? टीवी शोज में अक्सर ड्रामा बढ़ाने के लिए कुछ खास पल चुनकर दिखाए जाते हैं। हाँ। क्या पता उस बच्चे की पूरी बातचीत में और भी बहुत कुछ नॉर्मल रहा हो, लेकिन सिर्फ वो हिस्सा दिखाया गया जो सेंसेशनल लगे। यानी एक छोटी सी क्लिप देखकर जज करना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन स्रोत इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि उस बच्चे के साथ जो हुआ बाद में, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, पब्लिक शेमिंग, हाँ, वो तो बहुत हुआ। वो असल नुकसान है। देखिए, 10 साल का बच्चा है, गलतियां करेगा, बड़ों से सीखेगा, अनुभव से समझेगा। फेलियर और गलतियां तो सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है। सही बात है। लेकिन एक बच्चे की गलती को नेशनल टीवी पर, इंटरनेट पर लाकर उसका तमाशा बनाना, उसे जज करना, ये उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक हो सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, तो एक तरफ तो ये किड्स दीज डेज इफेक्ट है जो हर पीढ़ी को लगता है। ये जानना जरूरी है ताकि हम बेवजह पैनिक ना करें। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि आज के बच्चों के सामने कुछ नई और असली चुनौतियां हैं। हाँ। बदलते परिवार जैसे न्यूक्लियर फैमिली, 6 पॉकेट सिंड्रोम, पेरेंटिंग के नए दबाव, न कहने की हिचक, ओवरवैल्यूएशन, डिजिटल दुनिया का असर, कोविड का असर, ये सब मिलकर उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। और हमने ये भी साफ समझा कि इन चुनौतियों का जवाब
मार पिटाई या शारीरिक दंड तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डर पैदा करता है, समझ नहीं, और उसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, जो असरदार तरीका है वो है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। प्यार और समझ के साथ साथ क्लियर बाउंड्रीज, नियम और लॉजिक वाला अनुशासन। और शायद सबसे पहला कदम अपना खुद का व्यवहार सुधारना। और केबीसी वाला मामला हमें याद दिलाता है कि बच्चों के व्यवहार को कॉन्टेक्स्ट में देखें और पब्लिक शेमिंग की बजाय उन्हें सीखने और सुधरने का स्पेस दें। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। एक समाज के तौर पर हम बच्चों की गलतियों को सिर्फ आलोचना या तमाशे का मुद्दा बनाने के बजाय उनके सीखने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में ज्यादा पॉजिटिव और मददगार कैसे बन सकते हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। खासकर आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया का दबाव इतना ज्यादा है, इस पर जरूर सोचिए।